अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से एक बड़ा फैसला आज सामने आया है। उसी के ऊपर बहस करेंगे। कौमी असम्बली के हल्का NA 75 के मुतनाज़ ज़िमनी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाते हुए कल अदम करार दे दिया है और पूरे हल्के में दोबारा 18 मार्च को पोलिंग करवाने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर फैसला जारी किया इससे मुतल्लिक और एक प्रेस रिलीज भी उसके बाद जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन के लिए साजगार माहौल नहीं था, जिसके बाद इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाता है। इसके साथ साथ जो कहा गया है उसमें CSP और IG पंजाब से 4 मार्च को वजाहत तलब की गई है। जो बेनज़मी हुई इसके ऊपर कमिश्नर गुजरावाला, RPO गुजरावाला को ओहदों से हटा दिया गया है। साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को हुक्म दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि DC, DPO सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को मुअत्तल किया जाए। आइंदा इससे मुतल्लिक कार्रवाई भी होगी, मजीद कार्रवाई भी होगी, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत? इसका तरीकाकार इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया है कि बाद में बताया जाएगा। जनाब, इसके ऊपर नेचुरली रद्द अमल भी आया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर है मरियम नवाज, उन्होंने कहा है कि जाली सादिक और अमीन को वोट चोरी की सनद जारी हो चुकी है। साथ ही साथ इसके ऊपर हुकूमत का रद्द अमल भी आया है। कहते हैं वजीरे इत्तलात शिबली फराज के हमने वादा किया था कि हमारे दौर में इदारे आज़ाद होंगे और हमें इस पर फख्र है। अभी जो सारी सूरत हाल बनी है, इलेक्शन कमीशन में होने वाली समाप्तियों की रिपोर्ट, अब जो फैसला आया है, इसमें बुनियादी सवाल कुछ यूं था कि ये सब हुआ कैसे और किसकी ईमा पर हुआ। क्या इस $1 मिलियन सवाल का जवाब मिल पाया है? जो सारा आज एक्शन हुआ है उसमें अपने एनालिस्ट से हमने यही जानना है। उसके लिए सवाल हमारा कुछ यूं है कि क्या जो फैसला आज का है उसके बाद एलामिया जो जारी किया गया है, जिसमें तरीकाकार बताया गया है मजीद भी, वो फैसला दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर आज हमारे साथ दे रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, इरशाद भट्टी साहब, महबूब सरफराज साहिबा, रीमा उमर साहिबा और मजहर अब्बास साहब। मजहर अब्बास साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे, क्योंकि आपने इसको इलेक्शन कमीशन के लिए टेस्ट केस करार दिया था, तो आज क्या समझते हैं, मुतमईन कर पाया इलेक्शन कमीशन? जी, मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक मुतमईन कर पाया, क्योंकि उन्होंने जो अपने फैसले में जो जिन चीज़ों की निशानदेही की है उन्हीं चीज़ों पे एतराज़ था कि फजा साजगार नहीं थी। खुद इलेक्शन कमीशन का अपना बयान भी यही बताता है कि वहाँ जिस तरीके से ऑल ऑफ अ सडन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए, किस धुन में थे। अब री इलेक्शन में गालिबन 18 मार्च को धुन नहीं होगी, उम्मीद रखनी चाहिए कि किसी किस्म की भी धुन ना हो ताकि इलेक्शन साजगार माहौल में हो सके। लेकिन ये जो पोजीशंस हैं, ये पोजीशंस जो है इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो पोजीशन ली है वो भी जो है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे इलेक्शन कमीशन किसके तहत इलेक्शन कराता है। देखिए, पाकिस्तान में अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन आज़ाद खुद मुख्तार फैसले करने लगे तो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक वैल्यू ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। इसकी वजह यही है कि अब देखें बहुत से केसेस इलेक्शन कमीशन में सालों से पड़े हुए हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में एक इलेक्शन पिटीशन दाखिल होती है, जब दूसरा इलेक्शन आ जाता है उस वक्त तक पूरी नहीं होती। ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन को देखनी है, लेकिन ये जो उन्होंने फैसला किया है, बहुत प्रेशर था, बहुत ज्यादा जो है वो दबाव में भी थे, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने जो फैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। इसलिए कि अगर इलेक्शन कमीशन खुद ये पोजीशन ले ले कि उनके जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको ना IG रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना लोकल इंतजामिया रिस्पॉन्ड कर रही है, उस लिहाज से जो एक्शंस भी हुए हैं ये भी बहुत बेहतर है। लेकिन जो लोग अभी इसकी वो तहकीकात भी बाकी हैं, और वो जाहिर है वो क्रिमिनल केस है, वो इलेक्शन कमीशन के प्रीव्यू में शायद उस तरह नहीं आता, लेकिन किन लोगों ने गोलियां चलाई, किन लोगों की गोलियों से हलाकतें हुई, वो कौन लोग हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि उनका ताल्लुक किस जमात से है, लेकिन उनको गिरफ्तार होना चाहिए, उन पर मुकदमा चलना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। ठीक है साहब, पहले मुस्लिम लीग नून ने काफी तनकीद का निशाना बनाया पंजाब हुकूमत को। यकीनन जो सारा कुछ हुआ, बदइंतजामी हुई, उसके ऊपर पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी भी आती है, लेकिन आज जो एक्शन हुआ है उसके ऊपर शिबली फराज साहब कहते हैं कि एटलीस्ट हमें इस बात का क्रेडिट दें कि इदारे आजाद हैं, शफाफ फैसले आ रहे हैं। आप सही समझते हैं उनकी बात को? इनको बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट मिलना चाहिए। इनका लीडर स्मार्ट है, इनका लीडर हैंडसम है, इनका लीडर जो हुक्म देता है ये उस पर अमल करते हैं। इनका लीडर है जो कहता है जी 20 हलकों की जो है ट्वीट की कि 20 हलकों की दोबारा रीपोलिंग कराई जाए। ये ऐसे ही है कि चोर पकड़ा जाए और वो ये कहे कि मसरूका माल ले लो, मुझे छोड़ दो। आप दिन दहाड़े एक चोरी करते पकड़े गए हो, और फिर देखें ये बात यहाँ नहीं है, ये इस पार्टी की बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है।
इस पार्टी ने अपना एक अंदरून जो क्या कहते हैं इंटरनल इलेक्शन कराया 2013 में, जो कि 2-3 महीने मुकम्मल हुआ 21 मार्च 2013। उस इलेक्शन के अंदर बक्से लोग लेके भागे, करप्शन हुई। जस्टिस वजीहुद्दीन ने उसकी तहकीकात की। तस्रीन नूरानी फेडरल सेक्रेटरी हमारे इंटीरियर रह चुके हैं, वो तहरीक इंसाफ के, दोनों का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। उन्होंने अलहदा तहकीकात कराई और उन्होंने वहाँ पे लोगों को मुजरिम ठहराया कि फलां बंदे हैं जो कि इस जुर्म में शरीक हैं, ये काम किया है। फिर एक मेरा ख्याल में बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो अमीनुल्लाह गंडापुर जो है वो बैलेट बॉक्स उठा के, अभी भी आप फुटेज निकालें तो जियो वाले निकाल सकते हैं, वो भागते हुए पाया गया। फिर उसके बाद इन्होंने सेनेट का इलेक्शन मार्च में हुआ, 2015 में हुआ, तो जिनके पास पैसे थे सेनेट का टिकट उनको दिया गया, एक आध को छोड़ के। फिर 2018 में हुआ, पैसा देने वाले भी पीटीआई वाले, लेने वाले पीटीआई वाले। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उस वक्त फरमा रहे थे मार्च 2018 में, जब 20 बंदों को निकाला कि ये बंदे जो हैं इनको इन्होंने पैसे लिए, मेरे पास वीडियो है। फिर इनकार कर गया, मैं इन वीडियो नहीं है। जब वीडियो आई, वीडियो किसी निकली कि फिर कोई और उससे कोई उन्होंने मसला हल करना था सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेटिंग के ऊपर। फिर उसके बाद सेनेट का इलेक्शन हुआ चेयरमैन का, मेजॉरिटी पार्टी जो हार जाती है ये जीत जाते हैं। फिर 2018 का इलेक्शन जो आरटीएस की कहानी और धांधियों की कहानी, डस्का की कहानी आपके अब सामने आ चुकी है, जो तफसील आपने बता दी है, मज़ा साहब ने बड़ा उस पर कॉम्प्रिहेंसिव तबसरा कर दिया है। मुझे सिर्फ 2 बातें इसमें करनी है। एक तो ये बात करनी है कि कुरान की एक आयत है कि मैं उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं दूंगा जब तक तुम्हारी मैं असलियत लोगों के सामने अश्कार ना कर दूं। ये हो ही नहीं सकता कि हफीजुल्लाह खान रात को डाके डालता हो और सुबह साधु और वली मशहूर हो और मरे तो लोग कहें कि साधु और वली पर है। नहीं, ये अल्लाह की सूरत नहीं है। अल्लाह कहते हैं कि बंदे को मैं सामने लेके आऊंगा। आज अगर ये लोग इक़्तिदार में ना आते, सर्टिफाइड सादिक, सर्टिफाइड अमीन, तो पूरी कौम को कभी नहीं पलता ना चलना था। सारी उम्र हम कहते हैं कि एक बंदा था कि जो यहाँ पे जन्नत बेनजीर बना सकता था पाकिस्तान को। एक एक चीज के अंदर अल्लाह ताला अश्कार कर रहा है। क्योंकि आपका मौजूद सिर्फ इलेक्शन धांधली तक है, डस्का के अंदर मुझे बताएं कि किस जिल्लत और ख्वाली के साथ ये पकड़े गए हैं। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अगवा किए और फिर ये मैनेज कैसे किया इलेक्शन। और शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में उस्मान डार साहब फरमा रहे हैं कि एक पोलिंग स्टेशन में तो 5 घंटे मुक़य्यद रहा। वो तो अलग बात है कि जियो के रिपोर्टर ने उनके झूठ का पोल खोल दिया कि बाहर मुस्लिम नून के लोग खड़े थे, बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन अहम बात यह नहीं है, अहम बात यह कि उन्होंने कहा 5 घंटे वहां पोलिंग नहीं हुई। उनको क्या पता था कि बाद में ये केस पूरा अदालत में चलेगा और उसके बाद ये सारा सामने आएगा। तो ये रिकॉर्ड पेपर ये पेश किया गया, यही शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम के अंदर उस्मान डार ने कहा कि 5 घंटे हम अंदर बंद रहे और पोलिंग बंद थी। फिर अगले दिन आके प्ली लिया तो जी सिर्फ 20 रुपए की थी। देखें एक कार्रवाई हुई और अब एक फैसला भी आया। आखिरी चीज ये है कि पहले जमाने में हजरत अली का कौल कहते हैं कि जब बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बड़े लोग जब जुर्म करते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था और जब कोई कमजोर आदमी जुर्म करता था उसको सजा मिलती थी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी पकड़ी गई तो वो नहीं बच सकेगी। अब ये साहब इस बात का के ऊपर ये खाते थे क्योंकि ऊंची बढ़ के मारते थे। आज बेचारे डीसीओ को और डीपीओ को और डीएसपी को इनको तो निकाल दिए। मुजरिम ये नहीं है, मुजरिम इमरान खान है और बुजदार हैं, फिर आईजी और चीफ सेक्रेटरी हैं। उनको पहले सस्पेंड करें और फिर इनके बाद इनको देखें और फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देखें कि जो मुझे शरीक जुर्म है उसकी सजा 3 साल अंदर है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो ट्रायल पे जाएंगे। जी उन्होंने कहा है। ठीक है, ये पॉइंट में आगे लेके चलती हूँ भट्टी साहब के पास। भट्टी साहब, न्यारी साहब जो कह रहे हैं असल मुजरिम कोई और है, उनके खिलाफ कार्रवाई और सजा होनी चाहिए। क्या कहूँ मैं, एक हिस्ट्री के रुख मेरे साहिब इल्म भाई ने भी दिखाया। हिस्ट्री तो बड़ी अजीब है। हिस्ट्री तो आईजीआई बनाना भी है, हिस्ट्री तो वो यूनुस हबीब से पैसे लेना भी है, हिस्ट्री तो विक्ट्री स्पीच एंड इलेक्शन के दौरान भी है, हिस्ट्री तो छांगे मांगे मरी भी हैं, हिस्ट्री तो अभी एक 5 स्टार होटल इस्लामाबाद का
बिल अभी देना बाकी है जहां आकर ठहराए गए थे। हिस्ट्री तो बड़ी जालिम चीज है। हिस्ट्री का क्या बताएं। नंबर 2, हर काम में मुजरम इमरान खान है, हर काम में। तंजानिया के नवाई गांव और घाना के करीबी शहर में कोई जुर्म हो जाए तो इमरान खान मुजरम है, लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हाउस ऑफ शरीफ, बाकी सारे, इनका किसी लेन देन से कोई तल्लक नहीं। ये इनके नीचे वालों ने किया, मुलाजमों ने किया, उन्होंने नौकरों ने किया, बाकी सारों ने किया। ये सादक और अमीन है, ये सादक और अमीन नहीं थे। क्या करें, हिस्ट्री तो बहुत जालिम है। दूसरी बात, मैडम शेख अब आ जाइए इस फैसले पर, सवाल पर आ जाइए। दो इसके पहलू हैं। नंबर वन है, पहला पहलू है कि ये जो रिगिंग हुई इसके बारे में क्या है, बहुत दलेराना फैसला है, अच्छा फैसला है कि दोबारा इलेक्शन हो, ये एक अच्छा फैसला है। दूसरा फैसला है अफसरों का बुलावा, अफसरों को सजाएं। यानी दो ही फैसले करने थे कि मुश्तबा 20 पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग या पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग। हालांकि नून लीगी खातून उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कहा था कि मुश्तबा जो 15-20 हल्के हैं, उन पोलिंग स्टेशन हैं, उन पर सिर्फ पोलिंग करवाई जाए। लेकिन ये अच्छा फैसला है। अब आ जाएं इस पे कि ये जो अफसरों को बुलाया है, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, आईजी को बुलाया है और बाकियों को मुअत्तल किया है, इसका मतलब है धांधली हुई, इसका मतलब है ज़बरदस्ती पोलिंग रुकवाई गई, इसका मतलब है स्लो पोलिंग, हरासमेंट इल्ज़ाम ठीक है, स्लो पोलिंग ठीक है, हरासमेंट इल्ज़ाम ठीक है। प्रिजाइडिंग अफसर जो मिसिंग रहे घंटे, जो जब मिले तो खौफजदा थे, डरे हुए थे, सबके मोबाइल बंद थे, सबकी बैटरियां जवाब दे गई थी, किसी की गाड़ी खराब थी, कोई धुंध में डस्का का रास्ता भूल गया। फिर आरओ का बयान जो पेपर ऑफ शेम है, आरओ का बयान इन सारे निज़ाम के लिए, और पुलिस खामोश तमाशाई, इंतजामिया की पुरसरार चुप। मैडम शेख, धुंध में अंधाधुंध जो कुछ हुआ उसका एक पहलू तो ये मोरे जो हैं, ये मोरे असल किसने किया, ऊपर कौन था, किसके हुक्म पर हो रहा था, कौन था जो इन सारों को कह रहा था कि यहां से तुमने इधर नहीं पहुंचना, तुमने इधर नहीं पहुंचना, तुमने मिसिंग हो जाना है। ये मरियम नवाज साहबा ने किया है कि मुझे एक एजेंसी का भी पता है। मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि जिस डेरे पर ये गए थे ये प्रिजाइडिंग अफसर, मुझे उसका भी पता है। मरियम नवाज साहबा ने कहा है 2 बंदे हैं जो तहरीक इंसाफ के अहम हैं, मुझे उनका भी पता है। वो सारे हकायक दें अब इलेक्शन कमीशन को, सब हकायक दें, सारे सामने लेके आए, नारे दावे ना मारें, सारे दें और उन असल मुजरमों को पकड़ें। नंबर 2, इन अफसरों का क्या होगा मैडम शेख? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होना। पता है सानिया साहिवाल, जवेद सलीमी साहब जिन्होंने जो आईजी थे पंजाब के, उन्होंने कहा था कि ये दहशतगर्द मारे गए हैं। ये जो 3 बच्चों के माँ बाप मारे थे ना, वो ग्रेड 22 में जवेद सलीमी साहब तरक्की पा गए। जो सीटीडी के उस वक्त हेड थे राय तायर, वो आईजी बलोचिस्तान लगे हुए हैं। सानिया, मॉडल टाउन के सारे अफसरों की प्रमोशन हुई और सब अहम ओहदों पर हैं। श्रीलंकन टीम में हमले में जो गफलत के मुर्तकब अफसर थे वो आज सब अहम ओहदों पर हैं और मजे कर रहे हैं और प्रमोशंस भी हो गई हैं। इस मुल्क में होना कुछ नहीं है, ये दिखावा है, बहलावा है। क्या लेपातोपी हुई है सिर्फ? लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसको खुदा के लिए लेपातोपी ना कीजिएगा, अब ना बहलावा कीजिएगा, ना दिखलावा कीजिएगा। और अगर मरियम नवाज साहबा के पास कुछ सबूत हैं, अनोखे सबूत, तो वो मीडिया में जंग लड़ने की बजाय दलेर इलेक्शन कमीशन, अब तो उनकी मर्जी का फैसला आ गया, वहां जाएं और सारा कुछ वहां पेश करें और जो इन्वॉल्व है उनको सजाएं मिलें, जो इन पूरे इंतजामिया को आगे पीछे लगा रहे थे। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ, टाइम मेरे पास बड़ा कम रह गया है। मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और उसके बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमने महमल और रीमा का कमेंट भी शामिल करना। जनाब, डस्का इंतखाबात से मुतल्लिक जो इलेक्शन कमीशन का आज फैसला है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके ऊपर भट्टी साहब ने तज्जिया देते हुए मुतालबा किया है कि मरियम नवाज ने जिन सबूतों का कहा था या ये कहा था कि वो जानती हैं एग्जैक्टली किसकी मुदाखलत थी, किसकी वहाँ पर ये हुआ, तो उनको ये सब कुछ सामने लाना चाहिए। इसी के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं न्यायी साहब के पास जाऊँ, महमल आपको कॉमेंट शामिल करना चाहती हूँ। पूरा फैसला और जिस तरह से अभी भट्टी साहब ने कहा कि वो समझते नहीं है कि इस एक्शन पर मजीद कोई कार्रवाई होगी, आपको भी ऐसे ही लगता है? देखिए लीना, पहली चीज तो ये है कि जो 20 फरवरी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज थी ना, जिसके अंदर उन्होंने नॉन कॉपरेशन बताया कि जो अथॉरिटीज थी पंजाब की, फिर इस तरह उन्होंने काफी उन्होंने फोन करने की कोशिश की, सिवाय चीफ सेक्रेटरी साहब के जिन्होंने एक बार फोन उठाया और उसके बाद वो भी अनअवेलेबल हो गए। जी, जब इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब गायब हुए
तो वो पोलिंग का अमला जब देते हैं, तो वो जो है उस दौरान जो है वो ही मेरे ख्याल में एक इंडाइटमेंट थी जो सारे जो अफसरान जो इस सब इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करते हैं। आर्टिकल 220 है हमारे आइन का, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज शेल असिस्ट ईसीपी इन डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटीज। तो इसलिए जिन अफसरान ने नहीं किया उनकी यानी कि ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं की ही सही तरह से, तो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स की बात करके इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल सही फैसला किया। और जहां तक पूरे हल्के में इलेक्शन दोबारा कराने का, ये भी फैसला बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही, घंटा पहले फिरदौस आशिक अवान साहबा ने ये ट्वीट भी किया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर पीटीआई को तहफ्फुज़ात हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ। और ये शिबली फराज साहब ने भी उन्होंने कहा था कि हम अपनी लीगल टीम से डिस्कस करेंगे। उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी। तो लग तो ऐसे रहा है कि हुकूमत जो है वो तो इस फैसले को नहीं मान रही, फिलहाल तो वो बिल्कुल नहीं मानी। लेकिन जो चीज बाकी सबने भी बात की, जो एक बहुत अच्छी चीज है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने उनकी जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान उठाए गए थे। पिछले इलेक्शनों में भी होती होंगी चीजें, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड वो पहली बार इस तरीके से लेकर आए, जो उन्होंने 20 फरवरी की प्रेस रिलीज जारी की और फिर वो उसके ऊपर डट भी गए। तो मेरे ख्याल में वो अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने में भी उनको ये बहुत फायदा देगा। और ये एक अच्छा स्टेप है कि हमारे इदारे जो है वो वाकई उनको इस तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर उनके अपने स्टाफ के साथ इस तरह हो रहा है या उनके साथ कोई वो नहीं करे, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है। और वाकई एक बात जो बाकियों ने भी की वो ये है कि ये तो आपने इनको तो हटा दिया, मुअत्तल कर दिया आपने, आईजी और कमिश्नर को आपने जो है वो पंजाब चीफ सेक्रेटरी को आपने जो है वो समन कर लिया एक्सप्लेनेशन के लिए। लेकिन असल में ताने बाने किससे मिलते हैं? इसके अंदर क्या कौन लोग मुलव्विस थे? क्या इसके अंदर इन अथॉरिटी, जाहिर बात है कि ये किसके अंडर आते हैं? ये हुकूमत पंजाब के अंडर अगर आते हैं तो अगर कोई है मुलव्विस, कौन है कौन नहीं है, ये इसके ऊपर बिल्कुल एक सवालिया निशान भी। और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को इसका तयन करना भी चाहिए। और हो सकता है वो जब एक्सप्लेनेशन जो कॉल की है उन्होंने, उसके ऊपर जो है वो शायद हमें बेहतर खुलकर पता चलेगा कि कौन लोग अगर कोई नाम लिए जाते हैं कि नहीं, फिर क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है कि नहीं। आप एक्सपेक्ट कर रही हैं होगा नहीं होगा? नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि फिर देखेंगे अभी एक्सप्लेनेशन क्या देंगे आईजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, और उसके बाद देखते हैं कि फिर क्या। आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रही हैं, आप कह रही हैं देखेंगे क्या होता है आगे। रीमा उमर साहिबा, ये जो हुकूमत इशारे दे रही है, ठीक है, अभी तक आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। रीमा उमर साहिबा, थोड़ा कानूनी पहलू भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक जो हुकूमत इशारे दे रही है कि शायद वो इसके खिलाफ अपील करे, तो उसका वो किस तरह से आपको फैसला लगता है, और सियासी मंजरनामे पर वो किस तरह से हुकूमत की पोजीशन को इम्पैक्ट कर सकता है? जी शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम सबको सिर्फ चले ये एक कंस्टिट्यूंसी है, इसमें री इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये एक हुकूमत का माइंडसेट भी दिखाता है, क्योंकि आगे चल के और भी बहुत इलेक्शंस होने हैं, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने हैं, जनरल इलेक्शंस होने हैं। अगर ये हुकूमत एक बाय इलेक्शन को भी फेयरली नहीं होने दे सकती, जिसमें उनको खतरा था कि वो हार जाएंगे, और उसका सेनेट इलेक्शन से भी ताल्लुक है, और एक तरह से उनकी आप कह सकते हैं वो खुशी होंगे कि अब अगले इलेक्शन की डेट 18 मार्च है, क्योंकि एक जो नून लीग की सीट थी वो अब सेनेट इलेक्शन में उनका वोट उनका नहीं होगा, वो खाली रहेगा, तो एक तरह से उनकी जीत भी है ये। लेकिन मुझे इससे खौफ आता है कि हुकूमत ने इतनी डेस्परेशन दिखाई और इस तरह इस इलेक्शन को, इसके रिजल्ट्स बदलने की कोशिश की, और जिस तरह की उन्होंने 20 लोगों को अगवा कर देना, उन्हें गुमशुदा कर देना, ये बहुत तशवीशनाक बात है। इसको एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड भी है, मेरा ख्याल है ये। और उसके बाद ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं था, उन्होंने कहा बस एक सीट थी, उन्होंने अपना हाथ अपने सर पे रख के ये कहा, मतलब ये भी एक अजीब बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं उन्हें नहीं पता था। मतीउल्लाह जान जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से अगवा हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं उन्हें नहीं पता था। डस्का में रिगिंग हो जाती है, इतनी ब्लेटेंट किस्म की, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मुझे नहीं पता था। तो अगर यह तो उन्हें पता था, वो ये कहते हैं अगर उन्होंने नहीं पता था, तो अलीना प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है
ये तो बहुत मेजर चीजें हैं ना, मेजर डेवलपमेंट्स हैं मुल्क में। आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये जो डाइग्रेशन की टैक्टिक्स हैं कि आप कह दें हमें नहीं पता था, या आप कह दें देखिए इलेक्शन कमीशन कितनी आजाद है, हम इतने अच्छे हैं, हमने उन पे प्रेशर नहीं डाला। अजीब बात है लीना, आप पकड़े गए हो रेड हैंडेड जिसे कहते हैं। एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन है हुकूमत के लिए, और वो कह रहे हैं देखिए हम कितने अजीम हैं, हमने तो इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर ही नहीं डाला। बल्कि मुझे ये लगता है लीना, इलेक्शन कमीशन का आप देखिए किस तरह वो फॉरेन अकाउंट्स केस में, फैसल वाडा के केस में जिस तरह डिलेड प्रोसीडिंग्स हैं उनकी, हुकूमत ने उन्हें भी मजबूर कर दिया है, इलेक्शन कमीशन को भी, कि वो इस सिचुएशन में इस तरह का सख्त मौक़िफ़ लें, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हर चीज इतनी ब्लेटेंट, इतनी सामने है आपके, और इलेक्शन कमीशन क्या करती। और आखिरी बात अलीना, आखिरी बात, ये जो हुकूमत एक और स्पिन दे रही है, शिबली फराज साहब, मतीउल्लाह जान साहब ने उनसे पूछा क्या पंजाब हुकूमत को रिजाइन कर देना चाहिए, उन्होंने कहा आप जर्नलिज्म छोड़ दें। शहबाज गिल साहब कहते हैं देखिए टीवी पे तो एक ही इलेक्शन की बात होगी, जबकि इतना कुछ और नया पाकिस्तान बन रहा है आज। उनको लगता है ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। पंजाब में आपने इस तरह की ब्लेटेंट रिगिंग की है और आप कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हम 2018 में वापस 2013 में जाएं? यही पीटीआई ही थी जो कहती थी और हर चीज जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, गैर जरूरी है। सब बुनियादी सवाल के जवाब में फैसला आपको दुरुस्त लगता है, लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत ने इस नहज पे पहुंचाया इलेक्शन कमीशन को, बिल्कुल इस नहज पे पहुंचाया इलेक्शन कमीशन को कि उसको सख्त फैसला करना पड़ा। अच्छा, पंजाब की हम बात करें, हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ लेके चलूंगी। पंजाब में तो चिड़िया पर नहीं मार सकती सर आपकी इत्तला के बगैर। तो ये बताएं ये सब कुछ हो कैसे गया, कहां से खुरा मिलता है इसका, क्या इत्तलाते हैं आपके पास? इजाजत के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती सर, आपकी इत्तला में आए बगैर। अच्छा चलो, इजाजत नहीं, इत्तला में आए, मालूमात में आए बगैर। पहली बात लीना, एक चीज जो मेरे ऊपर इस वक्त मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी है, वो ये है कि हम यहाँ पे कोई गलत बयानी करते हैं और उसका बोझ पूरा इदारा उठाते हैं, मदर साहब समेत वो बेचारे उठाते हैं। चुनाचे कोई इस तरह की बात हो जाए तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि हमारा काम लोगों को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देना। एनालिसिस हमारे अलग-अलग हो सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जब हम प्ले करते हैं तो पूरा इदारा सफर करता है और इदारा अंडरमाइन होता है और इदारा प्रेशर में आता है। अब जरा चक्के पता, मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि मेरे जो बरखुरदार हैं अजीज़म आली हज़रत मकाम इरशाद भट्टी साहब, इनकी पैदाइश से ये पहले के वाक़यात हैं कि जो IGI बनी थी वो नवाज शरीफ ने या नून लीग ने नहीं बनाई थी, वो एक मिडनाइट जैगल ऑपरेशन था। हम इसी रिपोर्ट कार्ड में मैं कुछ 6-7 दफ़ा ये जिक्र कर चुका हूँ और नशर हो चुकी हैं चीज़ें, और ये अब किताबों का हिस्सा है तारीख के। फिर छांगा मांगा, ये भी उसी ऑपरेशन के साथ था। ये सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है जनरल असद बेग साहब के खिलाफ, और जनरल असद दुरानी का बयान हल्फी अंदर मौजूद है। ये तो आपकी हकीकत है कि जो वाक़यात होते रहे वो किस तरतीब से होते रहे, ये इस तरह के बेशुमार लोग थे, लेकिन असल जो कारकर्दगी वाले लोग थे जिन्होंने कार्रवाई की हैं वो सारी की सारी मौजूद हैं। तो हमें खुल के जुर्रत के साथ बताना चाहिए कि ये वाक़यात हुई हैं। डिस्टॉर्ट करना, जो 100 करोड़ रुपया उसामा बिन लादेन ने दिया या सऊदी अरब में दिया इलेक्शन में, तो नवाज शरीफ को नहीं दिया, ये सारी कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अब ये जिसको पाकिस्तान में पढ़ने लिखने से शगफ है उनको इस बात की कोई जो है उनको पूरी मालूम है। बाकी दस्का के अंदर इन्होंने ये साबित करना था कि हमने देखें पूरे, मुझे वसूख के साथ कहता हूँ कि एजेंसीज की भी यही रिपोर्ट थी, और हमारे दोस्त महमूद रशीद साहब हैं, मिनिस्टर हैं यहाँ के, वो वजीराबाद के इंचार्ज थे, उनसे मेरी बात हुई और मैं बताया कि हम तकरीबन हर सूरत में हम जीते हुए हैं, नौशहरा में भी जीते हुए हैं। ज़ाहिर नौशहरा में तो एक रीज़न थी, वजीराबाद में भी इनकी खबरें यही थी कि जीते हुए हैं, मुझे खुद बता रहे हैं। फिर एजेंसीज के लोगों ने मुझे बताया कि वजीराबाद में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन कमज़ोर है। दस्का में वो कहते थे कि मुस्लिम लीग नून शायद जीत जाए। चुनाचे जो इलेक्शन मैनेज किया गया बड़े तरीके से। अब ये दस्का जो टाउन है, ये 30% वोट इस टाउन के अंदर है। जब आप इस जगह आपने देखिए कितने खूबसूरत तरीके से प्लानिंग की, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आजकल कदम ब कदम
वो एक गाना ना, एवरी ब्रेथ यू टेक, एवरी मूव यू मेक, आई एम वॉचिंग यू। तो ये जो बेवकूफ मोबाइल है, इसकी एक आंख है, और ये इतनी तादाद में है कि सड़क के ऊपर में झगड़ा होता है ना, मैं जब उतरता हूँ ना गाड़ी से, तो मैं देखता हूँ 3-4 मोबाइल लेफ्ट राइट निकलते हैं, मैं चुप कर गाड़ी में बैठता हूँ, भाग जाता हूँ कि अगले दिन सामने ना आ जाए। ये अजीब गरीब सूरत हाल है। तो हर चीज की गुस्सा तो आ जाता है। अब भट्टी साहब के साथ मैं कमरे में तो लड़ सकता हूँ, सड़क पर लड़ूंगा तो अगले दिन सारे जो वीडियो है सारे जगह नशर हो चुकी होंगी। तो जहां पे उन्होंने हर जगह जगह की वीडियो है, फायरिंग की वीडियो है। मैडम शेख, सर ये मुझे बता, सर मुझे ये बता दे खुरा कहां से मिलता है इसका खुरा? मैंने तो आपको बताया कि खुरा इसका पूरे का पूरा यह है कि तहरीक इंसाफ ने डस्का के अंदर साबित करना था। उनका ख्याल था कि जब हम मुस्लिम नून को हराएंगे, ये बुज़दार साहब पे रुक जाता है या फिर वजीर आज़म तक को पता था? वजीर आज़म वही प्लानिंग, देखें जी, वजीर आज़म साहब का तो मसला ये है कि उन्होंने सारी चीजें सोर्स आउट कर दी हैं। दवाइयों से तुम करप्शन कमाओ, फलां जगह से फलाना करप्शन कमाए, ये बंदा ATM मशीन फलां इसने खर्च किया, फलां जगह से कमा ले, गंदम से उससे, ये सारी चीजें सोर्स आउट की हुई हैं। सिर्फ ये हुआ है कि पहली दफा जैसे रीमा ने कहा है कि इनको मौका मिला एक ज़िमनी इलेक्शन कराने का, और मैं ये कहता हूँ कि वजीराबाद में भी ये करते अगर इनको डर होता, और वहां पे इन्होंने ऐसी ब्लेटेंट बेईमानी कराई है, खुद तक यकीन मानो कि मैं तो हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आजकल आप कौन सी उसमें 2021 का सन है, आप जो 100 साल पहले की हिस्ट्री नहीं है जहाँ पे इस तरह के इलेक्शन करवा रहे हैं कि फायरिंग करवाएं और उसके बाद बक्से पकड़ के ले जाएं, अगवा कर अंधाधुंध धांधली हो जाए और इस तरह चीजें। तो मेरा ख्याल है कि वजीर आजम साहब मोबाइल से एहतियात करें, तो मोबाइल से एहतियात करें। वजीर आजम साहब जो है, ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और उनको पकड़ के, क्योंकि बुज़दार भी मोहर नाचीज है और वही जिम्मेदार हैं, और उनको खुद शर्म आनी चाहिए और जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं बुज़दार साहब, आप कह रहे हैं बुज़दार साहब जिम्मेदार हैं, वजीर आज़म साहब भी, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा इस तरह कन्विंस करें ना। सवाल मेरा यही था कि क्या वजीर आज़म को पता था ये सारा कुछ हो रहा है? क्या वफाकी हुकूमत शामिल थी इसमें? क्योंकि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये नेशनल लेवल पे तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई तो होगा। तो आपकी सोर्सेज क्या कहती हैं, ये जानना चाह रही थी मैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बाकी तज्जियाकारों का कमेंट भी शामिल करें। डस्का के ज़िमनी इंतखाब के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और इससे मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन का आज फैसला आया है वो ज़ेर बहस है। इससे पहले हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने अपना तज्जिया शामिल किया और भट्टी साहब के ऊपर कुछ तनकीद भी की। भट्टी साहब को मौका देते जवाब देने का। जी भट्टी साहब। मैडम शेख, बल्कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करवाई भट्टी साहब। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए यानी मैं नियाज़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे हमेशा वो निक्का बना जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है निक्का बन के, उम्र में कम, निक्के जो दिल ले जा तो निक्की जी हाँ करके, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं छोटा मुंडा खुंडा। दूसरी बात मैडम शेख, खुदा के लिए, अल्लाह के नाम पे ये IGI से फायदा मुझे नहीं पहुंचा था। ये नवाज शरीफ साहब ने, यूनुस हबीब के बयान मेरे पास फोटो कापियां हैं कि 32 लाख शहबाज शरीफ साहब को मुबैना तौर पर, 36 लाख नवाज शरीफ साहब को मुबैना तौर पर, या जितने भी पैसे थे ये उन मौसूफैन ने वाए। और छांगा मांगा थे तो खालिक थे, छांगा मांगा के खालिक थे। 10 अल्फाज हसन निसार साहब के हैं, प्लाट, परमट, पता नहीं कितने लोगों के, वो उनके खालिक थे। और फिर आगे आए उसामा बिन लादेन। नहीं, मेरी बात तो सुन लेना, मेरी सुन ले। मैं चुप करके बैठा रहा, मैं चुप बैठा रहा हूं ना। आप सुने सर, सुन लेना सर, सुन ले। अलीना, इनका माइक बंद करें प्लीज, इनका माइक बंद करें। मैं सुनता रहा था, ये चुप करके मेरी सुन ले, उसके बाद बोल लीजिएगा प्लीज। ये तो इतना तो माइक नहीं बंद हो रहा किसी का भट्टी साहब। चले नहीं साहब 2 मिनट सुन लेते हैं। नहीं इतने नहीं सर 2 मिनट सुन। आप जब गलत बयानियों के दरिया बहा रहे थे, आप जब गलत बयानियों के, तो मैं भी सुन रहा था ना। मुझे तो प्लीज सुन ले, प्लीज सुन ले। मेरे में जहालत है। आप पढ़े लिखे आदमी है, साहिब इल्म आदमी है, और पढ़ा लिखा, कुछ ऐसे पढ़े लिखे भी मिले हैं जो अनपढ़ों से ज्यादा जाहिल होते हैं। वो छोड़ दें इशू, वो इलेदा कर दें। अच्छा, बेनजीर भुट्टो साहब ने अपनी किताब में लिखा है, बेनजीर भुट्टो साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए मेरी 232 सफा नंबर, मैं आपको पैराग्राफ में भेज देता हूं। आखिरी मफामत किताब रिकॉन्सिलेशन, उसमें लिखा है, लिखा है कि उसामा बिन लादेन से पैसे लेते रहे मेरी हुकूमत में गिराने के लिए। बिलावल भुट्टो साहब ने बताया है और ये किया है।
तो ये बुनियादी तौर पे मेरी इशू ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, या ये 18वीं तरमीम के बाद पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है इस धांधली की, लेकिन हर बात कहना कि इमरान खान जिम्मेदार है। अगर इमरान खान आपसे सबूत मांग ले कि मैं किस तरह इस डस्का के इलेक्शन में मैं जिम्मेदार हूं या मैंने धांधली के लिए दी है, तो क्या जवाब देंगे आप? यानी आप ठहराएं, अकाउंटेबल ठहराएं वजीर आला को। ठीक है भट्टी साहब, आपका आर्गुमेंट आ गया, आपने आई साहब को बोलने का मौका दे। 1988 में IGI बनी, आप घंटा पहले बुलवाया आपने उनको, घंटा और बुलवा लेंगी और कितना? एक मिनट छोटा आर्गुमेंट ले लेना भट्टी साहब प्लीज। 1988 में नहीं, छोटा आर्गुमेंट किया, फिर मुझे भी देंगी आप छोटा आर्गुमेंट, फिर मुझे भी देंगी आप छोटा आर्गुमेंट। भट्टी साहब मेरे आपका रिबटल लूंगी, एक मिनट रुक जाएं प्लीज। अलीना 1988 में IGI बनी। अच्छा ठीक है। इसके सरबराह थे लियाकत जतोई साहब, सॉरी इसके सरबराह थे गुलाम मुस्तफा जतोई साहब, 6 महीने के लिए बने थे। नवाज शरीफ पंजाब में वजीर आला बने थे। ये वो बहुत सारे बोलते हरकारे थे। IGI बनाई गई थी जिसके ऊपर ऑपरेशन मिडनाइट जैकल के साथ, फिर छांगा मांगा एक ऑपरेशन हुआ था बेनजीर की हुकूमत को मरकज में टॉपल करने के लिए। उस वक्त भी IGI के सरबराह थे काजी हुसैन अहमद साहब। मेरी बात जरा सुनते जाएं क्योंकि इनको पता है ना ये। और फिर जो केस है जो केस है सुप्रीम कोर्ट, देखो लोग कई दफा हम मलफूज अल्फाज में बात करते हैं, वो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है और वो असगर खान केस के नाम से है। मदर साहब उसके बारे में ज्यादा चीजें रोशनी डाल सकते हैं कि वो असगर खान केस के ऊपर जिसमें जनरल असलम बेग था, पैसे दिए गए बहुत सारे को बांटने के, हर एक को, कोई बंदा ऐसा लगता है, ये उनकी स्टेटमेंट है, लेकिन टेस्टिफाई नहीं आई हो सके कि जनरल असलम बेग साहब को और टेस्टिफाई किया नहीं किया। और ये जितने जो इनको यही मैं इनको बता रहा हूँ कि ये जो उसामा बिन लादेन के पैसे थे, ये कोई नवाज शरीफ साहब के लेवल से बहुत ऊपर की बातें थी। क्या उस पैसा था, लेकिन मैं चाहती हूं अपने आप को बता दिया ना। और मेरी बात सुन ले, मैंने आपको रेफरेंस बता दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको रेफरेंस बता दिया। इंपॉर्टेंट मेरा नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि ये हकायक हैं। ये ऐसी है जैसे एक टेलीफोन है, किताब में लिखा है, तो किताब मैं कहता हूँ ये टेलीफोन में आप बता देना कि कौन था, IGI कब बनी थी, कौन कहाँ खड़ा था, तो किसे बनाई थी, सारों को सामने लाएं, सारों को लाएं। आपको पता नहीं है ना, आप कितनी बात, प्लीज न्याजी साहब, भट्टी साहब प्लीज, आप प्लीज किसी तीसरे को भी हम लोग यहाँ पर आराम से गुफ्तगू कर सकते हैं। हम लोग एक मुहज़्ज़ब फोरम पे आराम से गुफ्तगू कर सकते हैं। आप दोनों को मौका दिया गया आराम से बात करने का। मैं यहाँ पर एक तीसरा ओपिनियन भी लेना चाहती हूँ प्लीज। मजहर अब्बास साहब, आपका नाम भी आया है, मैं गुफ्तगू भी कर रहे हैं, प्लीज अगर आप इसके ऊपर वे इन कर सकें तो। देखिए बिल्कुल फैक्ट बता दूं, और ये मैं जनरल हमीद गुल से जो मैंने जाती तौर पे इंटरव्यू किया था और टेलीविजन के लिए किया था, उसमें उनसे मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन ये किया था कि IGI क्यों कायम की गई थी, और उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि एक तासुर पाया जा रहा था कि बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी जो है वो ऐन मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी के अंदर, क्योंकि उनके लोगों ने भुट्टो से मोहब्बत करते थे, लोगों ने अपनी जानें दी थी, लिहाजा मैं ये कोट अनकोट बता रहा हूं, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, ये जनरल हमीद गुल का कोट अनकोट बता रहा हूं मैं। लिहाजा IGI उनका आइडिया था, वो कह रहे हैं कि मेरा आइडिया था, मैंने बनाई थी। इन सारी पार्टियों को जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ थी, इनको इकट्ठा करके पीपल्स पार्टी की जो विक्ट्री थी उसको कम करने की, ताकि मैनेज किया गया था ये। और फिर जो अभी भट्टी साहब बात कर रहे थे ना, यूनुस अबी बालाबाद, ये भी फैक्ट्स हैं, ये भी फैक्ट्स हैं। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि किस कमरे में मीटिंग हुई थी, किस जगह पे मीटिंग हुई थी। और उसके बाद जो मेहरान बैंक है, मेहरान बैंक की तो ऑडियो सुनी है मैंने, ऑडियो कैसेट सुनी है, उसमें ये हिस्ट्री पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये सारी बातें हिस्ट्री का हिस्सा हैं। मेहरान बैंक लाया गया था 88-90 में, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को जो है टॉपल करवाया गया था 88 में, और 89 में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था वो भी सारा उसी साजिश का हिस्सा थे, और नवाज शरीफ उस वक्त इस साजिश का हिस्सा थे। ये फैक्ट्स हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। 90 में जबरदस्ती गवर्नमेंट को हटाया गया, एक जबरदस्ती जो इलेक्शंस में मैनिपुलेशंस हुई, ये सारी चीजें हमारी तारीख है। आज उससे चीजें बहुत आगे आ गई हैं, आगे हम आ गए हैं, उसमें रिग्रेट भी। और ये जब 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ
तो बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों ने ये एतराफ किया कि वो इन साजिशों का हिस्सा रहे हैं, उनसे गलतियां हुई हैं और अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये फैक्ट्स हैं। आज जो चीजें हैं, देखिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मैं यहीं से आपके ऊपर बिल्कुल माजरत मज़हर साहब, गो के हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा हट गए हैं, लेकिन क्योंकि डिस्कशन भी बड़ी जरूरी थी तो हमने इसके लिए भी रूम बनाया। हमारे बुनियादी सवाल का जरा आपको एक लुब्बे-लुबाब बता दूं। हमारे तमाम एनालिस्ट कहते हैं गो के फैसला दुरुस्त है, लेकिन इससे आगे मजीद कार्रवाई होनी चाहिए, मजीद एक्शन होना चाहिए और मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को इस सारे मामले को, कि आया जिम्मेदार है कौन और ये सब कुछ जो हुआ किसकी ईमा पर हुआ। तो जनाब आपसे इजाजत चाहेंगे, कल हाजिर होंगे नए सवाल के साथ।